अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका तारिक। आज इस वीडियो में हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो 1900 तक क्यों अनरिकॉग्नाइज होकर रह गया था। मेंडल ने तो लास्ट क्लास को थोड़ा हम रिव्यू करते हैं। मेंडल ने 1856 टू 1863 तक 1856 टू 1863 तक पी प्लांट के ऊपर रिसर्च किया था, यानी एक्सपेरिमेंट किया था। और 1865 में उन्होंने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया है। लेकिन 1865 से 1900 तक ये जो रिसर्च पेपर है ये अनरिकॉग्नाइज होकर रह गया था। देखिए 1856 टू 1863 तक पी प्लांट के ऊपर रिसर्च किया है और 1865 को रिसर्च पेपर पब्लिश किया है। और 1865 से 1900 तक रिसर्च पेपर रिकॉग्नाइज होकर रह गया था। और इसका कुछ रीज़न हमने बताया था कि पहले उस टाइम जो कम्युनिकेशन था वो अच्छा नहीं था, और उसके बाद मेंडल को जीन के बारे में कुछ पता नहीं था, ज़्यादा नॉलेज नहीं था। और बताया था कि मेंडल ने फर्स्ट टाइम बायोलॉजी को सॉल्व करने के लिए, यानी बायोलॉजिकल फिनोमेना को, यानी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया था। ये कुछ कारण था जिसके वजह से, और उस टाइम ये कारण उस टाइम का जो साइंटिस्ट था वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। और मेंडल कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया था कि कोई फैक्टर नाम का कोई चीज़ है, इसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया था, जिसके कारण उस टाइम मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है वो अनरिकॉग्नाइज होकर रह गया था। तो आज हम बताएंगे, देखिए इन 1900 में तीन साइंटिस्ट, यानी तीन अलग अलग लोग, 1900 में तीन अलग अलग लोग, ह्यूगो डेफ्रीज, कार्ल कोरेंस और von Sarmek, ये जो तीन साइंटिस्ट हैं ये एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। ये अलग देश का था, मतलब सब अलग अलग देश का था, एक दूसरे को पहचानते जानते भी नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, 1900 में मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो रीडिस्कवर किया है। और रीडिस्कवर कैसे किया है मैं बताता हूँ। इन तीनों ने क्या किया, अलग अलग प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया। इन तीनों ने अलग अलग प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया, और जब खुद का पेपर पब्लिश करने के लिए गए उस टाइम इन्होंने जब पेपर रिव्यू किया कि उन लोगों ने जिस टॉपिक पे काम किया इस टॉपिक के ऊपर पहले किसी ने काम किया है या नहीं, वो देखने के लिए जब इन लोगों ने प्रीवियस पेपर रिव्यू किया तब उनको तीनों को मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, यानी मेंडल ने जो 1865 में पेपर पब्लिश किया था वो पेपर इनको मिल गया था। और ये तीन शॉक्ड हो गए कि हमने जिस टॉपिक पर काम किया इस टॉपिक पे किसी ने पहले ही काम किया था। और उसके बाद जब पेपर पूरा रिव्यू करने के बाद देखा कि उन लोगों को जो रिजल्ट मिला है सेम टू सेम मेंडल को भी वही मिला था। तब उन लोगों ने बोला कि हम मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, वर्क था, उसको हम कंफर्म करते हैं कि मेंडल ने जो बोला था वो करेक्ट है। और आपका ये जो 1865 है, ये जो 1865 है, 1865 टू 1900, ये जो बीच का जो गैप है ये
ये बीच का जो गैप है 1865 से 1900 तक, ये जो बीच का गैप है, इस गैप में माइक्रोस्कोप का एडवांसमेंट हुआ है, एडवांस माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ है, जिसके वजह से लोग सेल्स, क्रोमोसोम, सेल डिवीजन को अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे थे और अच्छे से देख भी पा रहे थे, उसको एक्सप्लेन कर पा रहे थे। सेल के अंदर क्या क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, सेल डिवीजन में क्या क्या होता है, सब कुछ तब पता चलने लगा था क्योंकि माइक्रोस्कोप एडवांसमेंट हुआ था। उसके बाद दो साइंटिस्ट है, एक आपका साइंटिस्ट था वॉल्टर सटन, एक था थियोडोर बोफेरी। थियोडोर बोफेरी, ये जो साइंटिस्ट था, एक था आपका वॉल्टर सटन, एक था थियोडोर बोफेरी। ये वॉल्टर सटन ये अमेरिकन साइंटिस्ट था, ये अमेरिकन साइंटिस्ट था। ये अमेरिकन साइंटिस्ट था और थियोडोर बोफेरी आपका जर्मन साइंटिस्ट था। दो साइंटिस्ट, वॉल्टर सटन अमेरिकन साइंटिस्ट था, थियोडोर बोफेरी जर्मन साइंटिस्ट था। वॉल्टर सटन ने आपका ग्रासहोपर पर ग्रासहोपर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है और थियोडोर बोफेरी सी आर्सिन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। वॉल्टर सटन अमेरिकन साइंटिस्ट ने ग्रासहोपर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, थियोडोर बोफेरी जर्मन साइंटिस्ट ने सी आर्सिन पर एक्सपेरिमेंट किया था। और इन 1902 में वॉल्टर सटन ने एक पेपर पब्लिश किया है और 1903 को थियोडोर बोफेरी ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था और जिसको हम आज क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस के। तो आइए अब जानते हैं क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। जैसे मैंने बताया था कि दो साइंटिस्ट वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोफेरी, वॉल्टर सटन अमेरिकन साइंटिस्ट, इन्होंने ग्रासहोपर का क्रोमोसोम एंड मियोसिस के बारे में स्टडी किया था और थियोडोर बोफेरी इन्होंने सी आर्सिन का क्रोमोसोम एंड मियोसिस के बारे में स्टडी किया था। और इन 1902 वॉल्टर सटन ने एंड 1903 में थियोडोर बोफेरी दोनों ने एक इंडिपेंडेंट पेपर पब्लिश किया है और जिसको आज हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। और ये थ्योरी क्या कहता है देखते हैं। आइए, मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। दिस थ्योरी स्टेट दैट, तो एग्जाम में यही कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा, राइट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो आंसर लिखना होगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय अमेरिकन साइंटिस्ट वॉल्टर सटन एंड जर्मन साइंटिस्ट थियोडोर बोफेरी। Sutton studied chromosomes and meiosis in grasshopper and Bofferi studied chromosome and meiosis in sea urchins. In 1902, Sutton and in 1903, Bofferi published independent paper proposing what we call now the chromosomal theory of inheritance. This theory states that, यह theory यही कहता है कि genes are located at specific locations on particular chromosome. Mendel's law can explain the behavior of chromosome during meiosis. ये पहला पॉइंट क्या कहता है कि
मेंडल ने जिसको फैक्टर कहा था यानी जीन कहा था, वो ये क्रोमोसोमल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोमल थ्योरी मेंडल ने जिसको फैक्टर कहा था वो फैक्टर यानी जीन क्रोमोसोम के ऊपर रहता है। इसका मतलब कहता है इस थ्योरी के हिसाब से यह थ्योरी कहता है कि ये एक फैक्टर है, यह क्रोमोसोम के एक पर्टिकुलर लोकेशन यानी पोजीशन पर रहेगा। लॉ है, उस लॉ को एक्सप्लेन कर सकता है। तो नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स लाइक मेंडल्स फैक्टर प्रेजेंट एज होमोलोगस पेयर ऑन मेंबर ऑफ द पेयर कम्स फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर। यानी मेंडल ने कहा था कि दो फैक्टर होता है, यानी जैसे मेंडल ने बोला था कि कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी एक फादर की तरफ से आएगा, एक मदर की तरफ से आएगा। तो सेम टू सेम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यही कहता है कि क्रोमोसोम्स क्या करता है, होमोलोगस पेयर के हिसाब से रहता है। जैसे फैक्टर रहता है, क्रोमोसोम भी वही होमोलोगस पेयर में रहता है। ठीक है, तो मेंडल ने कहा था कि फैक्टर पेयर के हिसाब से रहता है, और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहता है कि क्रोमोसोम भी पेयर के हिसाब से रहता है, यानी दो रहता है, पेयर हिसाब से रहता है, होमोलोगस पेयर रहता है। नेक्स्ट, द मेंबर ऑफ ए होमोलोगस पेयर सेपरेट in meiosis, so each sperm or egg receives on member. This process mirrors the law of segregation. तो मेंडल का जो लॉ था, देखिए समझ लेना, मेंडल ने जो कहा था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है कि जो मान लिया कि ये दोनों मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो मेंडल ने कहा था कि जो सेग्रीगेशन होता है यानी ये अलग होगा, ये अलग हो जाएगा, यानी ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, यानी सेग्रीगेट होगा। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहता है कि जैसे ये एलील सेग्रीगेट हुआ है, उसी तरह क्रोमोसोम भी सेग्रीगेट होता है, यानी सेपरेट होता है। हमें पता है कि मियोसिस के टाइम में क्या जो सिस्टर क्रोमेटिड या होमोलोगस क्रोमेटिड रहता है, क्रोमोसोम रहता है, वो एक इधर की तरफ इधर जाता है, एक दूसरा दूसरे पोल की तरफ जाता है। तो क्रोमोसोम भी क्या करता है, सेग्रीगेट होता है। नेक्स्ट, द मेंबर ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम पेयर्स आर assorted into gametes independently of on another in meiosis, just like the alleles of different gene in Mendel's law of independent assortment. यानी जैसे मेंडल ने कहा था कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि सपोज ये कैपिटल ए, ये कैपिटल ए, ये कैपिटल बी, ये कैपिटल बी, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि ये जो कैपिटल ए है ये इसके साथ भी जा सकता है, यानी कैपिटल ए कैपिटल बी हो सकता है, और ये इसके साथ भी जा सकता है, यानी कैपिटल ए स्मॉल बी होगा, और ये इसके साथ भी जा सकता है, यानी कैपिटल बी कैपिटल ए, ये इसके साथ भी जा सकते हैं, यानी स्मॉल ए स्मॉल बी। यानी ये जो एलील है वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं, अगर ये जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंडिपेंडेंटली जिसके साथ जाना चाहे उसके साथ भी जा सकता है, यानी इंडिपेंडेंट है। जैसे ये एलील इंडिपेंडेंट है, तो लॉ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहता है कि क्रोमोसोम भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है। तो यही था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अभी देखते हैं हम मेंडल ने जो कहा था और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है, दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे।
तो पहले हम लिख लेते हैं जो मेंडल ने क्या कहा था। मेंडल और ऑल्टर सटन एंड बोवेरी, सटन एंड बोवेरी, ये दोनों क्या कहता है। तो मेंडल ने कहा था कि फर्स्ट, मेंडल ने जिसको फैक्टर बोला था, ये इन दोनों ने बोला कि फैक्टर क्रोमोसोम के एक पर्टिकुलर लोकेशन पर रहते हैं, यानी मेंडल ने कहा था कि फैक्टर है, और ये दोनों कहते हैं कि फैक्टर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, फैक्टर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। तो ध्यान देना, मेंडल ने कहा था कि फैक्टर है, और वाल्टर सटन एंड बोवेरी ने क्या बोला कि जो फैक्टर है और जीन है ये क्रोमोसोम के एक पर्टिकुलर लोकेशन पर प्रेजेंट होता है, यानी रहता है। नेक्स्ट, मेंडल ने कहा था कि फैक्टर पेयर के हिसाब से रहता है, यानी फैक्टर occur in pair। तो सटन एंड बोवेरी वही कहता है कि क्रोमोसोम भी पेयर के हिसाब से रहता है। occur in pair, होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पेयर के हिसाब से रहता है। तो मेंडल ने पहले कहा था कि फैक्टर है, और सटन बोवेरी ने बोला कि फैक्टर क्रोमोसोम के एक पर्टिकुलर लोकेशन पर रहता है। नेक्स्ट, मेंडल ने बोला कि फैक्टर वकर इन पेयर। तो ऑल्टर सटन एंड बोवेरी भी कहते हैं कि क्रोमोसोम्स ऑल्सो वकर इन पेयर। नेक्स्ट, मेंडल कहता है कि एलील separate or segregate during meiosis। तो मेंडल कहता है कि एलील सेग्रीगेट और सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस। सटन एंड बोवेरी भी कहता है कि chromosomes also segregate or separate during meiosis। तो थर्ड पॉइंट है कि मेंडल ने कहा था कि एलील सेपरेट होता है, यानी सेग्रीगेट होता है ड्यूरिंग मियोसिस में, और ऑल्टर सटन बोवेरी भी कहता है कि क्रोमोसोम भी सेग्रीगेट होता है ड्यूरिंग मियोसिस। नेक्स्ट, मेंडल ने बोला कि जो एलील है ये इंडिपेंडेंटली एसोर्ट होता है, एलील्स एसोर्टेड इंडिपेंडेंटली, सटन एंड बोवेरी भी कहता है कि chromosomes also assorted independently। देखिए, मेंडल ने जो बोला था वाल्टर सटन बोवेरी भी सेम ही बोला, लेकिन डिफरेंस क्या है, सिर्फ मेंडल ने स्मॉल सीज में बोला था और इन लोगों ने बड़े सीज में बोला है। ठीक है, मेंडल ने जिसको बोला था ये बिल्कुल बहुत स्मॉल है, स्मॉल चीज़ पर बोला था, और वाल्टर सटन बोवेरी ने जो बोला था वो बड़े चीज़ पर बोला था, लार्ज चीज़ पर बोला था, लार्ज थिंग्स पर बोला था। तो बस इतना ही डिफरेंस है मेंडल और क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस के बीच में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया तो अच्छे से एक्सप्लेन करें, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे।
थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।